नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर कोलकाता केस को लेकर है, जहां टीएमसी के नेता जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में यादव एनकाउंटर के मुद्दे को लेकर है, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश में जिलों के परिसीमन को लेकर है, जहां परिसीमन की खबर के बाद घमासान शुरू हो गया है। और चौथी बड़ी खबर भोपाल में डॉक्टर के हैवान बनने को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में राज्य की ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। रेप मामले के बाद से ही कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ कई संस्थानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता भी अब सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत गहरा गई है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने स्वयं सरकार को फोन किया है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार को इस्तीफे पर फिर से विचार करने की बात कही है, लेकिन टीएमसी की ओर से राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार 2 दिन बाद 11 सितंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां वे राज्यसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। दरअसल जवाहर सरकार ने कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर ममता सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से अब ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद खड़े हो गए हैं, सवाल पूछने लगे हैं और लगातार इस मामले में सियासत देखी जा रही है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? जी आलोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। माफ कीजिएगा, आलोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस मामले में राज्य की ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जहां रेप मामले के बाद से ही कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ कई संस्थानों के स्टूडेंट भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ उन्हीं के राज्यसभा सांसद उतर आए हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, इस्तीफा देने तक की उन्होंने बात कह डाली है, इस्तीफा दे भी दिया है, अभी सचिवालय में इस्तीफा देना बाकी है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? जी हाँ अभिनव जी, बहुत ही गंभीर घटना है और जब से घटना हुई तब से आप देख रहे हैं कि वहां पे धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं रह रहा है। ये केवल कोलकाता की नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में आग की तरह ये घटना जो है वो फैली हुई है। ऐसे में लोगों को अपनी बहु बेटियों की इज्जत की और उनके सम्मान को बचाने के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। ऐसे में वहां के जो नेता हैं, चाहे वो टीएमसी के भी हों, वो भी इस प्रकार की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और उनको पब्लिक फिगर है, पब्लिक में जाना पड़ता है, उनके पास जवाब नहीं रहता है इस प्रकार की घटनाओं का। तो ऐसे में आपने देखा कि सरकार जो कि राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी वो दिल्ली जाएंगे, उसके बाद जो है वहां पे जो है सचिवालय में, राज्यसभा सचिवालय में अपना इस्तीफा पेश करेंगे। लेकिन घटना जिस तरीके का है उससे जो है बंगाल में आम आदमी बड़ा ही क्षुब्ध और रुष्ट है। बिल्कुल आलोक जी, जिस प्रकार से हम टीएमसी की बात कर रहे हैं तो पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए, पहले तो टीएमसी के नेता जो 9 अगस्त को घटना होती है, 12-13 तारीख तक, 12-13 अगस्त तक अगर देखा जाए तो किसी भी नेता का ना तो कोई बयान निकलकर सामने आता है जब तक घटना पर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती या घटना में प्रदर्शन शुरू नहीं होते छात्रों की ओर से। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी का इस पर बयान निकलकर सामने आता है तो सारी टीएमसी के नेता और सभी टीएमसी के चाहे राज्यसभा सांसद हों, लोकसभा सांसद हों,
ममता सरकार को बचाने में लग जाते हैं और अब उन्हीं के सरकार के जो राज्यसभा सांसद हैं वह सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसे में या ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के राज्यसभा सांसद ने जब सवाल पूछा तो उन्हीं की पार्टी की ओर से उन पर दबाव बनाया गया पार्टी छोड़ने के लिए। देखिए, इस समय हम आपसे फिर वही बात बता रहे हैं कि जो घटना है बड़ी जघन्य है और इस तरीके की घटना से वहां के आम जनता पे बहुत ही ज्यादा गहरा असर, शोक असर पड़ा हुआ है। इसलिए वहां पे जो जितने भी लोक नायक हैं, जो लोक नेता हैं, उनको जनता के बीच में ही जाना पड़ता है। उनको जवाब देना पड़ेगा, इस प्रकार की घटना का उनको जवाब देना पड़ेगा और वो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए फेस सेविंग के लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि आप अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस्तीफे का जो है विपक्ष के द्वारा भी ममता दीदी पे जो है दबाव डाला जा रहा है। हालांकि वो इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देने वाली है, लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके की वहां जांचें चल रही हैं और जिस तरीके के सूत्र निकल के बाहर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि दोषियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। यही वहां के जो युवा है उनके अंदर राजनीतिक दबाव नहीं करना चाह रहे हैं। उनका यही कहना है कि इसमें न्याय मिले, जो असली अपराधी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ा दी जाए। लेकिन जिस तरीके का सरकार का रवैया है मूल तरीके का, क्योंकि आप देख रहे हैं ममता दीदी मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, ऐसे स्थिति में उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन घटना के बाद की जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उससे वहां जनता जो है वो बड़ी रुष्ट है, वो समझ में नहीं आ रही। उनको लग रहा है कि वहां पे उनको सही न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा है कि वो अपने ड्यूटी पे वापस आ जाए, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो काफी जो है इस समय गुस्से में है, परेशान है। वो अपने साथी के साथ हुआ इस प्रकार का जघन्य अपराध, उसके लिए बहुत ही वो शोकगुल है और अपने धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आलोक जी, आपने घटनाक्रम की बात करी। घटनाक्रम में जिस प्रकार से भाजपा की ओर से जो कंस्ट्रक्शन जो घटनाक्रम का स्थल था, जहां घटना स्थल था वहां पर कंस्ट्रक्शन, जहां 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन के आदेश दिए गए थे, उसके लेटर भी भाजपा की ओर से निकलकर सामने आए थे कि उनकी डेट के साथ भी अदला बदली की गई है। उसमें भी गलत तरीके से उस जो लेटर है कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर का, उसको भी गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। और जिन लोगों को 15 अगस्त या 14 अगस्त को अन्य अस्पतालों से वहां पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया, चाहे आपकी 15 अगस्त की परफॉर्मेंस हो, रिहर्सल हो 13 या 14 अगस्त की, उन डॉक्टरों को भी अन्य अस्पतालों से भेजा गया, जबकि उनके अस्पतालों में ही कार्यक्रम हो रहा था। ऐसे में उन डॉक्टरों के भी कहीं ना कहीं टीएमसी से तार जुड़े हुए हैं। क्या इसमें टीएमसी के कोई अन्य नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं पूरी घटना में? आलोक जी, देखिए, घटना को अब स्टेट गवर्नमेंट से हट के जो है सीबीआई के पास आ रही है। सीबीआई अपने तरीके से काम कर रही है और उसको आज भी आपने देखो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने स्टेटस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना पड़ता है और उसने किया भी होगा। तो ऐसे में जब सीबीआई जांच कर रही है तो अब कुछ रह नहीं जाता है, वो अपने पूरे जो उनके तौर तरीके हैं उसी तरीके से करेगी। लेकिन जो घटना हुई है जिससे कि आम जनता में, विशेषकर जो डॉक्टरों के जो मन मस्तिष्क पे, मन पटल पे जो एक छवि बनी हुई है, उससे वो लोग बहुत ही डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम असली अपराधियों तक पहुंचे। अपराधी कोई भी हो सकता है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि जो अपराधी हैं, सही अपराधी हैं, उनको पकड़े जाए और उसके साथ उनके कड़ी से कड़ी, ये डॉक्टरों की, युवाओं की और वहां के बंगाल के आम जनता की। जी बिल्कुल, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो, सभी की यही मांग है। डॉक्टर भी इसी को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें ड्यूटी पर लौटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखना होगा कि डॉक्टरों का आगे इस पर क्या रणनीति रहती है, ड्यूटी पर लौटते हैं या प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर पर, जहां उत्तर प्रदेश में कथित यादव एनकाउंटर पर जारी सियासत के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं।
जहां सत्ता पक्ष अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई का हवाला देता है, दूसरी ओर विपक्षी नेता इन्हें जाति आधारित हत्या कह रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उनकी ओर से कहा गया कि जाति विशेष का होने के कारण हत्या की गई है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही दास्तान बयां करते हैं। योगी सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल के दौरान 207 आरोपियों में पुलिस मुठभेड़ की चेकलिस्ट अगर देखी जाए और इसमें जाति और धर्म की बात करें तो पुलिस मुठभेड़ में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव जाति के आरोपी ढेर हुए हैं। और अगर धर्म के आधार पर देखें तो इसमें 67 मुस्लिम अपराधी और 130 हिंदू अपराधी मारे गए हैं। ऐसे में जाति या धर्म देखकर एनकाउंटर करने का आरोप गलत साबित होता है। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यादव एनकाउंटर पर सियासत गरमाई हुई है और जैसा कि देखा जाए विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जाति विशेष देखकर हत्याएं की जा रही हैं, क्या यह सही है? अभिनव, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव हत्याकांड के बाद यहाँ पर जो एक नई सियासत हो गई है। हालांकि मंगेश यादव की जो यहाँ एनकाउंटर किया गया पुलिस द्वारा एक चोरी के आरोप में, और इसके साथ ही अन्य इस मामले में जो आरोपी थे, लेकिन मंगेश यादव को पुलिस हिरासत के बाद उसको फरार होने के नाम पर जो एनकाउंटर हुआ है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अब सियासत गर्म हो गई है। हालांकि यह पुलिस कार्रवाई है इस दौरान, क्योंकि मंगेश भी एक अपराधी था, उस पर भी 7 मुकदमे थे। तो ऐसे में उसके द्वारा जो कृत्य किया गया उसके बाद ये एनकाउंटर की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन अब यह सियासत इसलिए गर्मा गई कि मंगेश जो है यादव बरादरी से था। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगेश एनकाउंटर को हत्या करार दिया है और इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में अब सियासत जारी होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो जो यादव जाति है इसलिए उसकी जाति देखकर उसका एनकाउंटर किया गया, जबकि इसका मुख्य जो सुल्तानपुर डकैती में मुख्य आरोपी विपिन सिंह है वो ठाकुर बरादरी से, उस पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। वो अभी भी पुलिस के जो है पुलिस उसको कोई शिकंजा नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप पर दोनों तरफ से दौर शुरू हो गया है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हालात कुछ और हुआ करते थे, आगे आगे अपराधी हुआ करते थे, पीछे पीछे पुलिस हुआ करती। तो कहीं कहीं मामला यह भी रहा है कि पुलिस आगे भाग रही हो, पीछे अपराधी दौड़ा रहे हैं। कई जगह हुआ कि पुलिस की हत्याएं तक अपराधियों ने कर दी हैं। निश्चित तौर से सत्ता और विपक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। वहीं मंगेश यादव के चित्र पर आज अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पल्लवी पटेल भी, उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के सिरातू से विधायक भी हैं, तो उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि देना एक तरीके से सियासत को नया मोड़ देने जैसा हो गया है। देखिए, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने इस मामले को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर 2017 की बात की जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडे और माफिया लगातार यहाँ पर व्यापारियों, महिलाओं और आम लोगों को परेशान करते थे, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान की कानून व्यवस्था देखी जाए तो यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। दोनों चोर मौसारे भाई के तरीके लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जो मुख्य धारा में विकास कार्यों को लेकर, आम जनता की सुरक्षा को लेकर बात होनी चाहिए, वह दोनों जो सत्ता और विपक्ष नहीं कर रहे हैं। जबकि बीएसपी की सरकार में कानून का राज कानून से कायम हुआ था, इसी प्रकार सरकार को भी करना चाहिए कि कानून का राज कानून से कायम हो। बुलडोजर को लेकर भी मायावती सवाल खड़े कर चुकी है और मंगेश हत्याकांड को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, यानी योगी सरकार के ऊपर हमला बोला है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर भी मायावती ने हमला बोला है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम ने आज जो पीएससी बटालियन 37 का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने बयान दिया है कि पहले 2017 के पहले अपराधी जो है पुलिस को दौड़ाया करते थे और किस तरीके के वारदातों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन आज के वर्तमान हालात में अगर कोई भी अपराधी इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसका वहीं राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। तो देखिए, सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अगर कोई काम करेगा तो निश्चित तौर से
उत्तर प्रदेश सरकार उसे बख्शेगी नहीं और जिस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई होती है उसी विधिक कार्रवाई के तहत उससे निपटा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जो मंगेश यादव एनकाउंटर हुआ उसमें जो मुख्य आरोपी उस सुल्तानपुर डकैती में विपिन सिंह है, उसका एनकाउंटर ना होना है, उससे शिकंजा न कसा जाना, तो ये जरूर होता है कि यहाँ जाति को लेकर महत्वपूर्ण बातें उठना लाजमी हो सकता है। निश्चित तौर से कई बार पहले अगर देखा जाए, चाहे अभय सिंह हो और इसके साथ ही साथ चाहे राकेश प्रताप सिंह हो और इसके साथ ही बाहुबली जो जौनपुर में रहे धनंजय सिंह, उनके ऊपर भी काफी मुकदमे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य छोटे जो अपराधी होते हैं उनके एनकाउंटर हो जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है 2 दर्जन से ज्यादा भी मुकदमा होने के बावजूद भी एनकाउंटर ना होना, तो ये जातीयता को लेकर कहीं ना कहीं इंगित करता है। इसीलिए अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल खड़े करते हैं मंगेश यादव हत्याकांड के बाद। अब और ज्यादा ये बात इसलिए गहरा गई कि इसका जो मुख्य आरोपी विपिन सिंह है वो ठाकुर बिरादरी से है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई एनकाउंटर जैसी ना होना और मंगेश यादव का एनकाउंटर होना, केवल 7 मुकदमे ही उसके ऊपर थे। इसीलिए सियासत यहाँ गर्म हो रही है। बिल्कुल, जाति की अब राजनीति जाति आधारित हत्या तक पहुंच गई है और इसी तरह के बयान विपक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं, विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि जो मुख्य आरोपी है उस पर कार्रवाई होती है या इसी तरह अनदेखा किया जाता है, सरकार कोई एक्शन लेती है नहीं। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों के परिसीमन पर घमासान शुरू हो गया है। सरकार के जिलों के सीमांकन पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक कूट और दुर्भावना देखी जाएगी तो न्यायपूर्ण नहीं रहेगा, आबादी के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, सीमांकन अलग अलग जिलों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। राजनीतिक कूट और दुर्भावना देखी जाएगी तो न्यायपूर्ण नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस का राक्षसी प्रवृत्ति का बताया है। भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता विरोध की है। जिले का नाम आता है तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति को विकास पसंद नहीं आता, इन्हें विरोध और विवाद करना होता है। प्रोसेस होता है, स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक कूट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा। इसलिए दुर्गति और दुर्भावनापूर्ण विरोध करना है, हर बात पर करना है, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश के जिलों के परिसीमन पर घमासान शुरू हो गया है, जहां सरकार के जिलों के सीमांकन पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक कूट और दुर्भावना देखी जाएगी तो न्यायपूर्ण नहीं रहेगा, आबादी के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार आया है। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, सीमांकन अलग अलग जिलों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। राजनीतिक कूट और दुर्भावना देखी जाएगी तो न्यायपूर्ण नहीं होगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे और कांग्रेस को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया है। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता विरोध की है। जिले का नाम आता है तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति को विकास पसंद नहीं आता, इन्हें विरोध और विवाद करना आता है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा भोपाल से संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिस प्रकार से परिसीमन पर अब विवाद शुरू हो गया है, परिसीमन करने को लेकर विवाद हो रहा है और जिस तरह से भाजपा ने इसे राक्षसी प्रवृत्ति का कांग्रेस को बता दिया है, कांग्रेसी नेताओं को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया है, इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह ऐलान किया था कि परिसीमन आयोग बनेगा। परिसीमन आयोग बनने के बाद कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है, जो नक्शा है, वो चेंज हो जाएगा।
माने नए जिलों की भी बात कही जा रही थी, नए जिले भी बनाए जा सकते हैं इसके तहत। देखिए, जो परिसीमन है वो आर्टिकल 82 के तहत किया जाता है और इसमें कहीं न कहीं जो सीमाएं हैं, भौगोलिक तौर पर सीमाएं बदली जाती हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना था कि जो भौगोलिक सीमाएं हैं मध्य प्रदेश की, तो कोई जिले बहुत बड़े हैं और कोई जिले बहुत छोटे हैं, कोई संभाग भी बहुत छोटे हैं और कोई तहसीलें बड़ी हैं तो कई तहसीलें छोटी हैं। ऐसे में अगर दूर दराज वाले गांव को काम के लिए जाना है तो प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए या भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं 100-150 किलोमीटर कहीं कहीं सीमाएं लग जाती हैं। तो ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब नया परिसीमन होगा तो जनसंख्या के आधार पर होगा और भौगोलिक दृष्टि के आधार पर नया परिसीमन किया जाएगा। जो जिले बने हैं, जो संभाग हैं, जो तहसीलें हैं, इसकी सीमाएं बदल जाएंगी। यानी कि जो भी मुख्यालय से पास करीब रहेगा उसको जो है डिस्टेंस के आधार पर भी बनाया जाएगा, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भी बनाया जाएगा। तमाम जनता को लाभ देने के लिए परिसीमन की बात कही जा रही है। देखिए, कई दिनों से कई जिलों में नए जिले बनाने की मांग उठती आई है। हाल ही में बीना को सागर से कटकर नया जिला बनाने की बात कही जा रही थी और वहां लगातार आंदोलन भी किया जा रहा था, प्रदर्शन भी किया जा रहा था। खुरई की बात करें, उसी से 30 किलोमीटर लग के सागर की एक खुरई तहसील है, पुरानी तहसील है, वहां भी लगातार मांग की जा रही है कि नया जिला बनाया जाए। तो इसके बाद जुन्नार देव है छिंदवाड़ा का, इसके तहत धार का भी देखे तो मुनावर है। तमाम बड़ी गुना को भी लगातार डिवाइड करने की बात कही जा रही है, नए जिले की मांग उठ रही है, वहां से भी उठ रही है। इसके साथ साथ ही 3 जिले मध्य प्रदेश में सरकार ने बनाए थे, पांडुरा, मैहर और मनीगवा, जो रीवा का माना जाता है, मऊगंज। तो ऐसे में ये जो जो परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जो एसीएस सेवानिवृत्त अधिकारी है, लेवल के आईएएस अधिकारी है, उनको नियुक्ति की गई है, उनको अध्यक्ष के तौर पर रखा गया। 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग होगा, इसमें से 2 सदस्यों की अभी फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। हालांकि जो मनोज श्रीवास्तव जिनकी जो अध्यक्ष है, उनको काफी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे केंद्र लेवल पर काम करने का हो और चाहे राज्य सरकार के अंडर में काम करने का हो, तो वो आईएएस के तौर पर अपनी प्रशासनिक सेवाएं बेहतर ढंग से दे चुके हैं। अब देखिए, लगातार इस पर राजनीति भी अब होने लगी है। राजनीति की जीतू पटवारी ने भी इस पर, जो पीसीसी चीफ है, उन्होंने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति से प्रेरित परिसीमन होंगे तो कहीं न कहीं ये गलत होगा। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन हो, जिलों का हो, ये आंतरिक मामला होता है सरकार का। वहीं जो बीजेपी के प्रवक्ता है मिलन भार्गव, उन्होंने भी साफ तौर पर राक्षसी प्रवृत्ति की बात कही है। जो कांग्रेस ने जिस तरह से सवाल उठाए परिसीमन को लेकर के, उन्होंने कहा कांग्रेस के जो नेता हैं दिन में सोते हैं तो जो विरोध करते हैं, रात में दिन में जगते हैं तो विरोध करते हैं, रात में सोते हैं तो भी विरोध करते हैं। तो लगातार सरकार की योजनाओं और सरकार की जितनी योजनाएं चल रही, सबका लगातार कांग्रेस का काम है सिर्फ विरोध करना। तो राजनीति प्रवृत्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अब देखिए, इस पर आगे भी राजनीति गर्म रहेगी, चूंकि जो परिसीमन है, परिसीमन का वास्तविक अर्थ होता है कि सीमाओं का फिर से पुनः निर्धारण करना। यानी संभाग स्तर पर कितने जिले शामिल होंगे, उनकी सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, जिला स्तर पर किस तरह से परिसीमन यानी सीमाओं का निर्धारण होगा, भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या के आधार पर, आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टिकोण रखते हुए नया परिसीमन किया जाएगा, नया सीमांकन किया जाएगा। उसी के आधार पर नए जिलों का भी हो सकता है निर्माण हो जाए, ये जिले उतने ही रहे और सिर्फ परिसीमन कर दिया जाए। बिल्कुल, परिसीमन को लेकर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और कहीं ना कहीं सरकार इसे विकास से जोड़कर देख रही है, विपक्ष इसका विरोध कर रही है। देखना होगा कि आगे जो राक्षसी प्रवृत्ति का कहा जा रहा है कांग्रेस की, इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। सत्यम, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान हमें जिंदगी देते हैं और डॉक्टर बचाते हैं। लेकिन तब क्या हो जब जान बचाने वाला भगवान रूपी डॉक्टर हाथों में हथियार उठाकर जान का दुश्मन बन जाए। ऐसा ही एक मामला भोपाल के शाहजहांबाद से सामने आया है, जहां गुडविल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अकरम खान की गुंडागर्दी से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बता दें कि डॉक्टर अकरम खान ने 5 लोगों के साथ मिलकर फावड़े डंडे से महिलाओं पर जानलेवा हमला किया। मिली जानकारी के मुताबिक घटना 3 सितंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है।
हालांकि न्यूज़ार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना में एक युवक के गंभीर होने के घायल होने की भी सूचना मिली है। अब यही देखना होगा कि मामले में प्रशासन कोई एक्शन लेता है। यहां रात गई और बात गई कहकर भुला दिया जाता है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा भोपाल से संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यम, डॉक्टर अकरम खान ने जो भगवान रूपी डॉक्टर होते हैं उन्होंने हैवान का रूप ले लिया, इस तरह से लाठी डंडों से हमला किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, साफ तौर पर आप वीडियो जिस तरह से देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो जो डॉक्टर फावड़ा लेकर मार रहा है उनका नाम अकरम खान है, गुडविल हॉस्पिटल के डॉक्टर है। ये पूरा विवाद जब कोयला वाली गली का विवाद है, मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद, राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद की इलाके थाना क्षेत्र का मामला है, कोयला वाली गली का। अकरम खान के घर का जो हॉस्पिटल का है वो निर्माण चल रहा था, जिसके बाद देखा गया कि जो अकरम खान की छज्जे थे वो दूसरे के लोगों के छज्जे के पास जा रहे थे, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। अक्सर इनके बीच में विवाद होता रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये विवाद बढ़ा तो उन्होंने दूसरे लोगों ने, दूसरे पक्ष के लोगों ने मना किया कि आपका छज्जा जो है, जो छत का छज्जा है वो हमारी गली में आ रहा है, इसको थोड़ा सा करे। तो उसके बाद ये अकरम खान और उनके 5 और साथी और हॉस्पिटल की स्टाफ 2 तीनों लोग, उनके भाई भी, इन लोगों ने मिल करके उनके परिजनों के मारना शुरू कर दिया। इसके बाद लाठी डंडों से मारा, हाथों से मारा, उसके बाद फावड़ा लेकर आए और फावड़े से कहीं न कहीं उन्हें वार किया है, और जिसके वजह से जो उनकी सांस है उनके करीब 7 से 9 टांके आए हैं बताया जा रहा सर में। उसके साथ साथ जो एक व्यक्ति को उन्होंने बुरी तरह मारकर घायल कर दिया था, लगभग मरणासन अवस्था में वो पहुंच गया था। इसके साथ साथ ही 3 महिलाओं के साथ भी उन्होंने मारपीट की है, इनके भाइयों ने मिलकर के। तो उनके सास, ससुर और जो दामाद थे उनके साथ मारपीट की है। लेकिन पुलिस की इस पे कहीं ना कहीं बिल्कुल माफ कीजिएगा, पुलिस की ओर से इस पर क्या मामला, माफ कीजिएगा, पुलिस की ओर से इस मामले पर क्या कार्रवाई निकलकर सामने आई है? जल्दी से एक बता दीजिए, इसमें क्या अपडेट अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इनके बीच में पहले भी झगड़े होते रहे हैं। ऐसे में पुलिस की जो संवेदनशीलता थी वो दिखाई नहीं दी और मामूली धाराओं पर डॉक्टर अकरम खान पर मामला दर्ज किया गया। जहां पर इतनी भयावह घटना हुई उसके बाद मामूली धाराओं में मामला दर्ज करना कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।